Hello everyone, welcome to AAA Bright Academy. My name is Deepak Mahajan and you are currently watching the PYQ series of SI exam 2023. तो जैसा कि अपने को पता है कि लास्ट ईयर 20 जून से लेकर 31 जुलाई 2023 को SI का ऑनलाइन एग्जाम हुआ, अलग अलग शिफ्ट में हुआ। उन सारी की सारी शिफ्ट में जीके वाला पोर्शन कैसा रहा था और फ्यूचर में किस तरीके से आपसे सवाल आ सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस पर्टिकुलर सेशन में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, PSSB की तैयारी कर रहे हो या पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है, ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following social reformer was one of the founder of Hindu College in Calcutta? इनमें से कौन से वाला जो पर्सन था वो वन ऑफ द फाउंडर था किसका, जो तुम्हारा हिंदू कॉलेज बना था कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ तुम्हारा 20 जून 1817। ठीक है, 20 जून 1817। 1817 वाला जो टाइम था उसमें राजा राममोहन रॉय जो थे वो सोशल रिफॉर्म लेके आ रहे थे हमारे इंडिया में। तो राजा राममोहन रॉय और उस वाले टाइम पे एक और पर्सन थे, बहुत फेमस नाम है राधाकांत देव। ठीक है, तो राधाकांत देव और कुछ एक लोग और थे, उन सब की कोशिशों से क्या बनाया गया तुम्हारा हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बना था, आज भी है ये कॉलेज, इसका स्टार्टिंग में जो मीडियम होता था वो क्या मीडियम था, बंगाली। ठीक है, तो ध्यान रखना है हिंदू कॉलेज को मेन फाउंडर कौन थे, तुम्हारे राधाकांत देव और राजा राममोहन रॉय। ठीक है, और बाद में जाके इसको बेसिकली बंगाली मीडियम था 2017 तक। ठीक है, 2017 या 2017 के बाद इसी मीडियम में बंगाली के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी ऐड कर दिया गया कि अब क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में भी इसको सेकेंडरी मीडियम बनाया गया कि तुम बंगाली के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब जब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज के बाद एक और आता है तुम्हारा, जिसको हम इससे मिलता जुलता एक और नाम पेपर में पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक है, क्या नाम है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू कॉलेज या सेंट्रल हिंदू जो स्कूल था उसकी फाउंडेशन होती है 1898 में। कब हुई इसकी, 1898 में। 1819 में कौन करती हैं, एनी बेसंत। ठीक है, ध्यान होगा आपको कि एनी बेसंत का नाम हमने कहाँ सुना है। बेसिकली एनी बेसंत जो है वो 1917 की होम रूल, 1916 की होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड है। बाल गंगाधर तिलक की एक लीग थी और एनी बेसंत की एक लीग है। बाद में जाके यही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनती हैं। ठीक है, एनी बेसंत। तो एनी बेसंत ने क्या बनाया था, सेंट्रल हिंदू स्कूल 1898 में। इसी सेंट्रल हिंदू स्कूल को बाद में जाके मर्ज कर दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया किस में, 1916 में एक यूनिवर्सिटी बनती है जिसको हम बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके फाउंडर बेसिकली कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो थे वो क्या थे, फाउंडर थे किसके, बीएचयू के। और इसी बीएचयू को बाद का नाम चेंज कर दिया था किससे, सेंट्रल हिंदू स्कूल से। तो यही सेंट्रल हिंदू स्कूल आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। यही सेंट्रल हिंदू स्कूल आज किस नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन वाला डे था 1916 में, उसका जो इनॉग्रल फंक्शन था, उसी इनॉग्रल फंक्शन में महात्मा गांधी जो हैं वो अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, या फिर महात्मा गांधी अपनी फर्स्ट पब्लिक स्पीच देते हैं। ठीक है, बहुत बार सवाल आता है पेपर में कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इंडिया वापस आने के बाद 1915 में जब वापस आए थे तो पहली पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने कहाँ पर दी थी, या फिर पब्लिक स्पीच उन्होंने कहाँ पर दी थी कॉलोनिज्म के खिलाफ, तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इनॉग्रल फंक्शन था, उसी इनॉग्रल फंक्शन में इन्होंने सबसे पहले अपनी पहली पब्लिक स्पीच दी थी। ठीक है जी, कुछ एक अगर और कॉलेजेस की बात करें तो फाउंडेशन ईयर याद कर सकते हो आप। जैसे अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी बनी तुम्हारी 1882 में। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है तुम्हारी, कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है उसकी फाउंडेशन होती है 1857 में। ठीक है, और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसकी फाउंडेशन कब हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। ठीक है, तो ये कुछ एक यूनिवर्सिटीज हैं जिनके आपको पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। द उपनिषद्स ऑफ हिंदुइज्म से वासुदेवा कुटुंबकम विच मीन्स, पहली बात ये करेंगे उपनिषद क्या होते हैं।
हमारा जब भी तुम एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक एज पढ़ोगे या वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर फिर हम लास्ट में पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में एक है टॉपिक उपनिषद, ठीक है। उपनिषद का बेसिक मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन और गुरु, ठीक है, टू सिट डाउन नियर समवन और गुरु। पूरे के पूरा इंडिया की जो बेसिक फिलॉसफी है वो इसमें मेंशन है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मान लो कि अगर आप मैथ पढ़ने जा रहे हो किसी टीचर के पास, वो आपको बेसिकली मैथ पढ़ाएंगे। हिस्ट्री क्लास लगाने जा रहे हो तो वो बेसिकली हिस्ट्री पढ़ाएंगे। पॉलिटी की क्लास लगाने जा रहे हो तो वो बेसिकली आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। रीजनिंग की क्लास लगाने जाओ तो बेसिकली वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। लेकिन मान लो कि आपको इन सारे के सारे सब्जेक्ट से हट के आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए कि सर मेरी पर्सनल ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चली है, आप बताओ क्या ये चीज़ करना सही है या क्या ये चीज़ करना गलत है, ठीक है। अब क्या चीज़ इसमें सही है और कौन सी वाली चीज़ इसमें गलत है, ठीक है। ये जो बेसिक हमारी इंडियन फिलॉसफी है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ये जो बेसिक इंडियन फिलॉसफी है हमारे इंडिया में कि नमस्ते करना है, सच बोलना है, कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी, ये जो बेसिक इंडियन फिलॉसफी है वो सारी की सारी लिखी है उपनिषद में। तो जो वेद हैं तुम्हारे, वेद आगे मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग जैसे, और जो उपनिषद है उसमें सब्जेक्ट के हट के जो सवाल जवाब है उसको हम क्या बोलते हैं, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। तो टोटल उपनिषद की बात करें तो टोटल उपनिषद से हमारे पास कितने हैं, 108, ठीक है। इसी उपनिषद में एक मुंडका उपनिषद है, उसमें से लिया है हमने सत्यमेव जयते, ठीक है। जो हमारे अशोका का जो पिलर है, जो नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम के नीचे मोटो लिखा हुआ है, उस मोटो को बोलते हैं सत्यमेव जयते, कि सच की हमेशा जीत होती है। ये भी एक इंडियन फिलॉसफी है, हमेशा सच बोलो। तो वो भी कहाँ से ली है, उपनिषद से ली है, ठीक है। इसी उपनिषद में एक लाइन लिखी है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, वासुदेव ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है, ये 2-3 फ्रेज से मिलकर बना है। एक का काम नाम क्या है, वासुद, ठीक है, वासुधा, या क्या बोलेंगे इसको, वासुधा, ठीक है। वासुधा का मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है। वासुधा का बेसिकली अर्थ क्या है, अर्थ। ईवा का मतलब क्या होता है तुम्हारा, इज 10, ठीक है, इज 10। एंड कुटुंबकम का मतलब क्या है, बेसिकली फैमिली, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, द वर्ल्ड और द अर्थ इज अ सिंगल फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो वासुदेव कुटुंबकम का बेसिक मतलब क्या है, द अर्थ इज वन फैमिली, ठीक है। अर्थ क्या है तुम्हारी, एक सिंगल फैमिली है। बेसिकली ये एग्जाम में सवाल क्यों आया, क्योंकि रिसेंटली जब तुम्हारी G20 मीटिंग हुई, तो G20 मीटिंग जो हुई लास्ट ईयर की 2023 की, तो G20 मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा था, इंडिया, ठीक है। होस्ट करते वक्त हमने जो थीम थी G20 की, जो थीम थी वो थीम क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम। तो बेसिकली सवाल कई बार आजकल आप एग्जाम में देखो तो डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा कि G20 की थीम क्या थी, सवाल क्या आ गया कि वासुदेव जो कुटुंबकम है उसका मतलब क्या है। अगली बार आपको सवाल यह जाएगा कि वासुदेव कुटुंबकम जो है तुम्हारा, ये थीम ली हमने कहाँ से। तो 2 जगह में इसको मेंशन मिलता है अपने को, एक है तुम्हारा महा उपनिषद, ठीक है, एक है महा उपनिषद और दूसरा क्या है, हितोपदेश, ठीक है, महा उपनिषद और दूसरा क्या है, हितोपदेश, ठीक है। तो 2 बेसिकली किताबें, हितोपदेश बेसिकली विष्णु शर्मा की है, ठीक है, विष्णु शर्मा की हितोपदेश है। इसके अलावा विष्णु शर्मा ने एक और किताब लिखी है पंचतंत्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, विष्णु शर्मा की 2 किताबें हैं, एक तो आ गई तुम्हारी हितोपदेश और दूसरी क्या है हमारी, पंचतंत्र, ठीक है। इन दोनों किताबों के क्रेडिट किसको दिया जाता है, विष्णु शर्मा। इन्हीं में जिक्र मिलता है किसका, वासुदेव कुटुंबकम का, ठीक है। तो हिंदी में या संस्कृत फ्रेज है ये, संस्कृत में थीम क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम, और इसी में, इसी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या था, वन अर्थ, इसका मतलब क्या था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन अर्थ और वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है, एंड वन फ्यूचर। ये किसकी थीम थी हमारी, G20 जो इंडिया में मीटिंग हुई, ठीक है। तो आपसे सोर्स पूछा जा सकता है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये है कि हमारे इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट कंट्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंट कल्चर, हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो एक है, ठीक है, सारे के सारे इंसान है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। यही तुम्हारा पीस एंड हार्मनी भी शो कर रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में कैसे पीस एंड हार्मनी है, ठीक है। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्स कल्चर हम सारे के सारे लोग क्या है, एक है। हमारा कल्चर बेसिक बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जियोग्राफी होगी उस पर्टिकुलर जगह की, ठीक है, उस जगह का जो जिस वक्त पे वो कल्चर
बना, उस वाले टाइम की टाइमोलॉजी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो बेसिकली वासुदेव कुटुंबकम किसका क्या मतलब क्या हुआ, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है, वर्ल्ड। नेक्स्ट देखेंगे, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इनमें से कौन से वाली नदी के ऊपर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बना, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर तुम्हारी मध्य प्रदेश से राइज करेगी, ठीक है। कहाँ से राइज करती है तुम्हारी ये, मध्य प्रदेश से, ओमकारेश्वर, सॉरी मध्य प्रदेश में ये राज करती है तुम्हारी अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू, बेसिकली कहाँ पर ये करेगी, अमरकंटक प्लेट्यू। तो अमरकंटक प्लेट्यू में बेसिकली तुम्हारी नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद 1312 किलोमीटर चलेगी ये किस वाली डायरेक्शन में, वेस्ट में, ठीक है। तो इट इज़ दी पहली कैटेगरी क्या आ जाएगी नर्मदा की, इट इज़ दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। क्या है ये तुम्हारी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, वेस्ट की तरफ जाने वाली है। दूसरा, इट इज़ दी लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट की तरफ जो मैक्सिमम सारी, गंगा इधर जा रही है, ब्रह्मपुत्रा इधर जा रही है, तुम्हारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सारी की सारी नदियां कहाँ जा रही हैं तुम्हारी, ईस्ट की तरफ पे। जो वेस्ट की तरफ जा रही हैं तुम्हारी नदियां, तो उसमें सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है तुम्हारी, नर्मदा, ठीक है। इसी नर्मदा के ऊपर तुम्हारा एक सबसे बड़ा जो ग्रेविटी डैम है नर्मदा के ऊपर, उसका नाम क्या है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, या सरदार सरोवर डैम। कैटेगरी का भी पेपर में पूछे तो ध्यान रखना है कौन सा डैम है ये तुम्हारा, ग्रेविटी डैम, ठीक है। कौन से वाला डैम है तुम्हारा, ये ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम, डैम्स की भी कैटेगरी होती है अलग अलग, आर्क डैम होता है, ठीक है, सस्पेंशन डैम होता है, ग्रेविटी डैम है, ठीक है, ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम में भी, इसमें भी अगर कैटेगरी बात करें तो ये तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है। सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम का मतलब ये है पूरे वर्ल्ड में जितनी कंक्रीट, किसी डैम में कंक्रीट या ईंटों का जितना इस्तेमाल हुआ है, दूसरे नंबर पर ये है, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये है जिसमें कंक्रीट इतनी ज़्यादा यूज़ की गई है। ये बेसिकली जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो है तुम्हारा केवाडिया गुजरात में, ठीक है, केवाडिया गुजरात। केवाडिया आपने नाम सुना होगा, केवाडिया हम कहाँ सुनते हैं बेसिकली, केवाडिया हम सुनते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है केवाडिया गुजरात में। तो वहाँ पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, लोकेटेड है। इसके अलावा एक और डैम है यहाँ पर फेमस, उसको हम बोलते हैं ओमकारेश्वर डैम। सरदार सरोवर डैम के अलावा नर्मदा के ऊपर ओमकारेश्वर डैम भी है। ओमकारेश्वर डैम भी कहाँ पर है तुम्हारा, नर्मदा रिवर के ऊपर ही है। बेसिकली ये जो तुम्हारा सरदार सरोवर डैम है, इससे 4 जो स्टेट है उनको, बेसिकली 4 स्टेट को इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एक को हम बोलते हैं गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, किस किस को मिलेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ठीक है। इन 4 स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, अकेले एक डैम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। और लास्ट में जाके जो नर्मदा रिवर है वो यहाँ पर आके ड्रेन करती है। ड्रेन जिस जगह में करती है उसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत। तो ध्यान रखना है, ओरिजिन जो हो रहा है नर्मदा रिवर का वो हो रहा है अमरकंटक प्लेट्यू में, और जो इसका ड्रेनेज हो रही है इसकी गल्फ ऑफ खंबत में 1315 किलोमीटर के बाद, ठीक है। इसी नर्मदा रिवर को हम लाइफ लाइन ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो मेनली नर्मदा रिवर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ नर्मदा रिवर भी बोला जाता है, ठीक है जी। बाकी अगर रिवर्स की बात करें तो सबसे पहले गोदावरी, ठीक है। गोदावरी जो है वो तुम्हारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पहली बात तो। नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी, गोदावरी जो है वो तुम्हारी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग की बात करें तो हमारे इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये तुम्हारी इंडिया में फ्लो होने वाली, पहली बात तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये। अगर अच्छा पहली कौन सी है, सबसे ज़्यादा फ्लो करने वाली कौन सी है, तो वो है गंगा। लेंथ है उसकी 2525 किलोमीटर, और इसकी कितनी है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर तक चलती है ये, मेकिंग इट दी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। इसी वजह से इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है, इसको वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, या फिर इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं हम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, और साथ में इसका एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं हम इसको। ओरिजिन इसका है ब्रह्मागिरी माउंटेन, ब्रह्मागिरी माउंटेन,
ब्रह्मगिरी माउंट्स हैं तुम्हारे, कहाँ पर हैं तुम्हारे, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, तो नासिक महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, तो वहाँ पर से इसका ओरिजिनेट होता है। तो कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि नासिक जो सिटी है तुम्हारी वो कौन सी नदी के किनारे है, या नासिक का जो शहर है वो कौन सी रिवर के बैंक पे है। तो नासिक के किनारे ऑब्वियसली कौन सा होगा तुम्हारा, गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिन ही नासिक में होता है, और इसलिए नासिक जो शहर है वो तुम्हारा किसके किनारे है, तुम्हारा गोदावरी रिवर के किनारे है। ठीक है, अगली बात करें तो अगली है तुम्हारी महानदी। ठीक है, महानदी के ऊपर है, महानदी का ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन महानदी का होता है तुम्हारा महानदी का ओरिजिन है तुम्हारी धनतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, धनतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, धनतारी डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा छत्तीसगढ़ में, जहां महानदी का ओरिजिन हो रहा है। महानदी बेसिकली फेमस है हीराकुंड डैम के लिए। ठीक है, बेसिकली किसके लिए फेमस है ये, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया का सबसे लंबा डैम है ये, 4.8 किलोमीटर के साथ लेंथ के साथ अब हमारे इंडिया का सबसे लंबा डैम है ये। कौन से वाला डैम, तुम्हारा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम किस में एसोसिएटेड है, तुम्हारा महानदी के ऊपर। महानदी कहाँ पर है तुम्हारी, छत्तीसगढ़ में। बेसिकली इट इज़ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, सुवर्णरेखा की बात करें तो सुवर्णरेखा जो है तुम्हारी, इसको स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। सुवर्णरेखा का इसके अलावा नाम क्या है, स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण वर्ड का मतलब क्या होता है तुम्हारा, स्वर्ण वर्ड का मतलब क्या होता है तुम्हारा, गोल्ड। तो बोला जाता है कि पहले जो तुम्हारी स्वर्ण रेखा है, यहाँ पर क्या होती थी तुम्हारी, सोने की खदानें हुआ करती थी। कहाँ पर है ये तुम्हारा, छोटा नागपुर प्लेट्यू छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ओरिजिनेट करेगी तुम्हारी सुवर्णरेखा। बहुत सारी वाटर स्ट्रीम मिलकर सुवर्णरेखा को बनाती है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और इसके बेस में जो सी वेड है वहाँ पर ट्रेसेस मिले गोल्ड के। ठीक है, तो इसलिए ये माना जाता है कि पहले यहाँ पर तुम्हारी सोने की खुदाई होती थी, इसलिए इसका नाम सुवर्ण रेखा या फिर इसका नाम स्वर्ण रेखा भी है। ठीक है जी, चलो अगला देखेंगे। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया वाइड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। अब यहाँ पर पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गल्फ किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये जमीन है तुम्हारी सारी की सारी, यहाँ पर है सी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, लैंड। और इसी के बीच में मान लो कि लैंड में कोई ऐसा स्पेस आता है, और जो ओशियन का पानी है, ये जो सी का पानी है, वो जमीन में ऐसे घुस जाता है। कोई भी एक नैरो एंट्रांस हो अगर जमीन के बीच में किसी पानी की, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, गल्फ। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, गल्फ। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, गल्फ। अगर वर्ल्ड में पूछें कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है, तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा कौन सा है तुम्हारा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, कौन से वाला है तुम्हारा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, अच्छा अगर इसकी बात करें, ये जो हमारा है कि गल्फ ऑफ मन्नार कौन किसको सेपरेट करे, तो गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो ये है हमारा नीचे तमिलनाडु में और श्रीलंका के बीच में ये वाला जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार के साइड में पाक स्ट्रेट है, स्ट्रेट वाटर बॉडी को बोलते हैं, गल्फ भी वाटर बॉडी को बोलते हैं। तो ये तुम्हारी स्ट्रेट होगी, ये तुम्हारा गल्फ हो गया। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है, किसके साथ सेपरेट कर रही है तुम्हारा, श्रीलंका के साथ। इसके अलावा हमारे इंडिया में दो और गल्फ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो गुजरात के बीच वाला रीजन है, आपने बड़ी बार देखा होगा, इस रीजन को गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। और ये तुम्हारा गल्फ ऑफ खंबात। अभी जब मैं नर्मदा के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है, तो नर्मदा के बारे में बताते बताते मैंने ये बोला था कि नर्मदा का जो पानी है वो ड्रेन कहाँ पर हो रहा है, बेसिकली तुम्हारा नर्मदा का पानी ड्रेन कहाँ हो रहा है, तुम्हारा गल्फ ऑफ खंबात में। तो ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ, तुम्हारे इंडिया में बेसिकली गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है और तुम्हारा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो गुजरात में दो, गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात, और तुम्हारा श्रीलंका और इंडिया के बॉर्डर में क्या है तुम्हारा, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है जी, अगला देखेंगे। इन इंडिया सिटीजनशिप इज अ सब्जेक्ट अंडर, सिटीजनशिप जो है वो सब्जेक्ट किसका है। ठीक है, तो एक हम जब सिटीजनशिप पढ़ते हैं तो सिटीजनशिप के साथ डील कब करते हैं, पार्ट नंबर 2 में। हमारे संविधान का पार्ट नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11। ठीक है, ये कह रहा है, एक इसमें है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 ये कह रहा है कि कल को सिटीजनशिप को एक्वायर करने के जो तरीके हैं या सिटीजनशिप को जो रिमूव करने के तरीके हैं, उसको जो उसके ऊपर लॉ बना सकता है वो कौन बना सकता है, तुम्हारा पार्लियामेंट। तो आर्टिकल नंबर 11 बेसिकली किसको पावर दे रहा है सिटीजनशिप से रिलेटेड वो लॉज बनाने के लिए, पार्लियामेंट। ठीक है,
पार्लियामेंट ने इसी चीज का यूज करते करते एक्ट लेके आई जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें बेसिकली आज जिन जिन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी उन सबको सिटीजनशिप मिलने के तरीके लिखे हैं। अगर आपसे ये पूछे कि कितने तरीकों से मिल सकती है जी, तो बेसिकली 5 तरीकों से सिटीजनशिप मिल सकती है। पहले को हम बोलते हैं बाई बर्थ, ठीक है। दूसरा तरीका है हमारा बाई डिसेंट, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, बाई डिसेंट। तीसरा तरीका है हमारा बाई रजिस्ट्रेशन। तीसरा तरीका हमारा क्या है, बाई रजिस्ट्रेशन। चौथा तरीका है हमारा बाई नेचुरलाइजेशन। चौथा तरीका क्या है, नेचुरलाइजेशन। एंड पांचवा तरीका हमारे पास क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। पांचवा तरीका क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये पूछे कि तुम अपनी सिटीजनशिप लॉस कैसे कर सकते हो, सिटीजनशिप को लूज करने के तरीके कितने हैं, तो बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला होता है रेनुशिएशन, ठीक है। रेनुशिएशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। रेनुशिएशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, और तीसरा तरीका है तुम्हारा डिप्राइवेशन। तो बेसिकली सिटीजनशिप जो है 5 तरीकों से एक्वायर की जा सकती है और 3 तरीकों से तुम अपनी सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की लूज कर सकते हो। किस में लिखा है ये, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सवाल क्या है कि ये कौन सी वाली लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम लिस्ट की बात करें तो हमारे जब पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे शेड्यूल्स हैं, ठीक है, तो टोटल जो शेड्यूल है हमारे पास वो है 12, ठीक है। टोटल शेड्यूल हमारे पास कितने हैं, 12। उसमें जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, 12 शेड्यूल में जो तुम्हारा 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में बेसिकली 3 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और लास्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई हो गया, फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया तुम्हारा, ये वो वाले सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लॉ केवल और केवल कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकती, केवल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी साइड पे स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया तुम्हारा, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। ये वो वाले सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लॉ जो है वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। जबकि कनकरेंट लिस्ट जो है एक ऐसा सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लॉ दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट वो वाली लिस्ट जिसके ऊपर लॉ केवल और केवल तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और स्टेट लिस्ट वो जिसके ऊपर लॉ केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। कनकरेंट लिस्ट वो वाली लिस्ट जिसमें लॉ जो है वो स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट की अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 ही सब्जेक्ट थे और प्रेजेंटली कितने इसमें सब्जेक्ट है, 100, ठीक है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे और प्रेजेंटली कितने हैं हमारे पास, 61। और जो कनकरेंट लिस्ट है यहाँ पर 47 सब्जेक्ट थे और प्रेजेंटली यहाँ हमारे पास कितने हैं, 52, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ एक सब्जेक्ट जो है एक स्टेट से दूसरी लिस्ट में इन्होंने इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पर नोट डाउन करने वाली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप नोट करोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब्जेक्ट ज़्यादा है, स्टेट के पास सब्जेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, स्टेट के पास कम है। इसलिए हमारे वाला जो फेडरल स्ट्रक्चर है या हमारी कंट्री की जो पावर डिवाइड है वो इक्वल नहीं है। हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर मान लो कनकरेंट लिस्ट में 2 लॉ बनते हैं, एक स्टेट ने बनाया एक सेंटर ने बनाया, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, तो मैक्सिमम टाइम तुम्हारा जो सेंटर वाला लॉ है वो क्या करता है, तुम्हारा प्रिवेल करेगा या फिर स्टेट वाले लॉ को इनवैलिड माना जाएगा, सेंटर वाले लॉ को माना जाएगा। इन्हीं सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सिटीजनशिप। यूनियन लिस्ट के एक सब्जेक्ट में क्या है, सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 11 में भी इनडायरेक्टली लिखा है, साथ में यहाँ भी लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ कोई बना सकता है, तो वो कौन बना सकता है, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन बनाएगा, तुम्हारा पार्लियामेंट ओनली, ठीक है जी। चलो
बाकी दो फेडरल लिस्ट नाम की कोई हमारी कंट्री में चीज़ नहीं है, स्टेट लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है। बहुत बार सवाल आता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस में है, ये आप एक बार थॉरोली आप कहीं पर जाके पूरी की पूरी लिस्ट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोडो इज अ लैंग्वेज प्राइमरीली स्पोकन इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। बोडो जो है वो तुम्हारी असम में बोली जाती है बेसिकली, ठीक है, गोवा में बेसिकली कोंकणी बोली जाती है, ठीक है। तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में आपको कुछ का हल्की फुल्की चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। असम में क्या है, जम्मू कश्मीर में डोगरी है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, कुछ एक चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मेनली सवाल, जब शेड्यूल की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर सवाल आता है कि कौन से वाला ऐसा शेड्यूल है जहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जो तुम्हारा 8th शेड्यूल है, ठीक है, 8th शेड्यूल में ऑफिशियली रीजनल लैंग्वेजेस मेंशन है, ठीक है। 8वां जो शेड्यूल है वहाँ पर क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस। ओरिजिनली ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ओरिजिनली ये भी 14 हुआ करती थी और प्रेजेंटली ये कितनी है तुम्हारी 22। तो आपसे ये सवाल आएगा कि ओरिजिनली 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दी थी संविधान ने, 14। प्रेजेंटली कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है संविधान तुम्हारा, तो 22 को, ठीक है। ध्यान रखना है कि 8वें शेड्यूल में इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके लिए अलग से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारे पास। कौन सी है, कितनी है, 22, ठीक है। 3 बार बदलाव हुआ इसको, ठीक है, 3 बार अमेंडमेंट हुई है, ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसकी में एक लैंग्वेज ऐड की गई थी। क्या लैंग्वेज ऐड की थी, सिंधी, ठीक है। क्या ऐड की है तुम्हारी, सिंधी। सिंधी के बाद कितनी टोटल लैंग्वेजेज होगी हमारी, 15। फिर आता है तुम्हारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 71st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तुम्हारा 1992 में, ठीक है। इसमें 3 लैंग्वेजेज ऐड हुई तुम्हारी, एक हुई मणिपुरी, ठीक है, दूसरी ऐड हुई तुम्हारी कोंकणी और लास्ट में कौन सी हुई तुम्हारी, नेपाली, ठीक है। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 या 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 इसमें ऐड किया गया था। तीसरा बदलाव कब हुआ तुम्हारा, तीसरा बदलाव होता है तुम्हारा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। इसमें कौन हुई तुम्हारी, इसमें हुई तुम्हारी बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ठीक है। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस ऐड हुई, ठीक है। तो अभी आप ऐड करोगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 टोटल लैंग्वेजेस अभी हमारे पास कितनी है, 22। ओरिजिनली 14, फिलहाल कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है। तो मैक्सिमम टाइम जो सवाल आपका लैंग्वेज से आएगा, कई बार ये सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल या विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। तो 95% चांस है कि आपको सवाल कहाँ से आएगा, इन 3 से जो बदलाव करके ऐड की थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेपाली नहीं है, ठीक है, तो नेपाली हमारी ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियली रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। भोजपुरी नहीं है, हरियाणवी की बात करेंगे हरियाणवी नहीं है, हिमाचली जो है हिमाचली लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इनको संविधान रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन इन सारी के बाकी सारी जो लैंग्वेजेज है इन सबको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा, 8वें शेड्यूल में, ठीक है। बेसिकली कहाँ लिखा हुआ है, 8वें शेड्यूल में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव। इनमें से कौन से वाला जो आर्टिकल है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 153 से 167 डील किसके साथ कर रहा है तुम्हारा, स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ। यहाँ पर मैंने टेबल ऐड ऑन किया हुआ है, ये टेबल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप टेबल में देखोगे तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल जो पार्ट्स हैं वो ओरिजिनली, अगर पार्ट्स की बात करें तो ओरिजिनली 22 पार्ट थे और फिलहाल कितने पार्ट्स हैं तुम्हारे, पार्ट नंबर 25, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। इनको याद करने की एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, एक ट्रिक आप देख सकते हो। ट्रिक क्या है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, मीट श्याम एंड राम, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। अगर आपने ये 2 लाइनें याद कर ली तो आपको क्रोनोलॉजी में सारे के सारे पार्ट याद हो जाएंगे। यू से बनेगा तुम्हारा यूनियन एंड टेरिटरी, कैन से बनेगा सिटीजनशिप, एफ से बनेगा फंडामेंटल राइट्स, डी से बनेगा DPSP, एफ से बनेगा फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से बनेगा यूनियन गवर्नमेंट, एस से बनेगा स्टेट गवर्नमेंट, 2 से बनेगा कोई भी नहीं, पहले ये 2 जो 7th है वो नहीं है फिलहाल हमारे पास, ठीक है। यू से यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत,
ठीक है, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटी, एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, आर से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, एफ से फाइनेंस। ये सारे के सारे पार्ट ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक क्रोनोलॉजी में आप ये सारे के सारे जो पार्ट है उनको याद कर सकते हैं। और ये यहाँ पर दिया हुआ है सेट ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, एक सेशन में कांस्टेबल के पेपर में पूछा था कि यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन कौन से आर्टिकल से डील करती हैं। तो पहले तो आपको पार्ट क्रोनोलॉजी में याद करना पड़ेगा और पार्ट के बाद आपको ये जो सेट ऑफ आर्टिकल्स है ये याद करना पड़ेगा। 1 से 4 सिटीजनशिप, 1 से 4 यूनियन टेरिटरी, फिर 11 सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ड्यूटीज, सेंटर स्टेट। ठीक है, फिर यूनियन टेरिटरी, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पेपर में क्या पूछा था, स्टेट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कौन कौन सा डील कर रहा है। आर्टिकल नंबर 152 से आर्टिकल नंबर 153 से 167। ठीक है, ये बेसिकली किसके साथ है, तुम्हारा स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव में और भी आते हैं, यहाँ कितने लिखे हैं तुम्हारे 237। ठीक है, 152 से 237, इसके बीच में तुम्हारा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी आ जाएगा और बाकी सारे भी इसमें इसके अंडर आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली 152 से 167 के बीच में या 153 से 167 के बीच में डील करते हैं किसके साथ, स्टेट के साथ। ठीक है, ये लिखे हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इनको आप एक बार क्रॉस चेक करके याद कर सकते हो। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट नॉट बी लेस देन and no more than 1/3 of total membership of legislative assembly as per article 171 of Indian constitution। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है तुम्हारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एक होती है असेंबली, एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हल्का हल्का डिफरेंस देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम वही है जो सेंटर में लोकसभा का है, काउंसिल का वही काम है जो सेंटर में राज्यसभा का है। इसका टोटल 5 साल का टेन्योर होता है, ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा की तरह। इसके हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, इसके हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और 1/3 मेंबर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिक सवाल ये है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। लोकसभा में स्ट्रेंथ फिक्स है, राज्यसभा में स्ट्रेंथ फिक्स है, लेकिन असेंबली वाले कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए हमारी 500 और मिनिमम स्ट्रेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए 60। ठीक है, इट विल डिपेंड कि स्टेट कितना बड़ा है। स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश की सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो गोवा वगैरह है उनकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, सबसे कम है सिक्किम की। ठीक है, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए 60। लेकिन इन 60 के अलावा 4 स्टेट हमारे पास ऐसी हैं, 3 स्टेट और एक यूटी है। जैसे सिक्किम हो गया, सिक्किम में असेंबली में सीट कितनी है 32। ठीक है, तो एक्सेप्शन है। गोवा में कितनी है तुम्हारी 40 और मिजोरम में कितनी है तुम्हारी 40। ठीक है, इसके अलावा पुडुचेरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में कितनी सीट्स है 30। तो असेंबली का एक्सेप्शन क्या है, ये तुम्हारी 4 स्टेट, सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40 और पुडुचेरी की कितनी है तुम्हारी 30 ओनली। ठीक है, बाकी बचती है तुम्हारी बात स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल जो है हमारे इंडिया में सारी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, सारी स्टेट में काउंसिल नहीं है। गिन के 6 स्टेट्स है जहां पर तुम्हारी काउंसिल है। कौन कौन सा स्टेट है तुम्हारा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और साथ में कौन सा है तुम्हारा बिहार। ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया और बचा तुम्हारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ क्या बचा तुम्हारा कर्नाटका। ये 6 स्टेट्स है जहां पर काउंसिल है। ठीक है, इन 6 स्टेट्स में जो काउंसिल है वो काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है तुम्हारी वो भी फिक्स नहीं है। इसमें एक कंडीशन ये लिखी है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए तुम्हारा, मैक्सिमम होना चाहिए 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सब्जेक्ट टू कंडीशन मिनिमम कितने होने चाहिए तुम्हारे 40। ठीक है, तो मिनिमम रहेंगे कितने 40 और मैक्सिमम कितने रहेंगे तुम्हारे 1/3। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, आंसर क्या रहेगा तुम्हारा 40 मेंबर्स। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स में 40 से ज़्यादा मेंबर है और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट में असेंबली की सीट्स होंगी असेंबली के मिनिमम 1/3। ठीक है, अच्छा कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको जो इलेक्ट है वो कौन करता है। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या जनता वोट देती है या कोई और वोट देता है। तो काउंसिल का ध्यान रखना है कि काउंसिल में जितनी भी स्ट्रेंथ होगी तो उसमें 1/3 जो मेंबर है वो इलेक्ट करती है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। जो लोकल बॉडीज है वो कितने मेंबर कर रही है 1/3, और इसके अलावा 1/3 कौन इलेक्ट करेगा तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली। जो उस पर्टिकुलर स्टेट की असेंबली होगी वो तुम्हारी क्या करेगी 1/3। 1/12 मेंबर जो है वो स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके ग्रेजुएट्स। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होंगे जो मिनिमम 3 साल से वहाँ पर रह रहे हैं वो इलेक्ट करेंगे, मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स। और 1/12 मेंबर जो है वो तुम्हारे कौन इलेक्ट करता है, टीचर्स। ठीक है, 1/12 कौन इलेक्ट करेगा तुम्हारा टीचर्स। तो 1/12 स्टूडेंट्स,
1/12 कौन इलेक्ट कर रहा है? तुम्हारा टीचर्स। बाकी जो बचे हुए हैं इनको सबका सम करेंगे तो कितना बनेगा? 5/6। ठीक है, तो बाकी जो 1/6 है दोज आर नॉमिनेटेड बाय दी गवर्नर। ठीक है, बाकियों को नॉमिनेट कौन करता है? तुम्हारा गवर्नर। तो बेसिकली सारे के सारा जो इलेक्शन है वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर रहा। 1/3 असेंबलीज, 1/12 1/12 स्टूडेंट एंड टीचर्स, और जो बाकी बचे हुए 1/6 है उनको कौन कर रहा है? तुम्हारा गवर्नर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे के सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में हम फिर से पॉलिटी के, हिस्ट्री के और जियोग्राफी के, बेसिकली एसआई एग्जाम जो पिछले साल हुआ था उसमें जो जीके वाला पोर्शन था उसमें किस किस तरीके से सवाल रहे थे वो सारे के सारे लेके आएंगे। साथ में फिर से एनालाइज करेंगे कि और बेटर तरीके से हम अपने जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।